हेलो फ्रेंड, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ का नाम है आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज़। जितना भी आप सेंट्रल और स्टेट लेवल में जितने भी आप एग्ज़ाम देखते हो टेक्निकल के, सभी एग्ज़ाम के लिए जो ये सीरीज़ है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस पेपर पीडीएफ या कुछ भी जॉब अपडेट रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, आप जो है ऑफिशियली इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आप हमारे, अगर आप पेड कोड में इंटरेस्टेड हैं तो इजीली आप जेबी गुप्ता राजपूत का भी एमसीक्यू सॉल्यूशन है आपका। और स्पेशली पीएलसी स्काडा और एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके डबल लाइन में है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि वायरिंग सिस्टम यूज इन इंडस्ट्री इज। तो जो हमारा वायरिंग सिस्टम होता है इंडस्ट्री में, किस टाइप का वायरिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो लेड सीटेड वायरिंग सिस्टम होता है ये आपका इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आपका लेड सीटेड वायरिंग सिस्टम जो होता है आपका इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। लेड सिस्टम जो वायरिंग सिस्टम है ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है। इसका रीज़न ये है कि ये एक तरीके से आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक से जो है इजली ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दे देता है और ये थोड़ा सा ड्यूरेबल भी है आपका। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो लेड सीटेड वायरिंग सिस्टम है ज़्यादातर इंडस्ट्री में पसंद किया जाता है आपका। अगर हम बात करें और भी वायरिंग सिस्टम के क्या क्या यूजेज हैं, क्योंकि वायरिंग सिस्टम के यूजेज आपको बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आपका पूछने का। तो यहाँ पे देखिएगा, जो क्लीट वायरिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। जो क्लीट वायरिंग सिस्टम है ये आपका ज़्यादातर पीवीसी केबल या फिर क्या बोलते हैं आपका वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ के ये मटेरियल्स के बने होते हैं आपके। ठीक है, और इनका कास्ट काफ़ी कम होता है, लाइफ वाइफ भी इनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। और इनका यूज़ ज़्यादातर हम टेम्पररी पर्पस के लिए कम यूज़ करते हैं आपका। टेम्पररी अगर हमें कोई काम कुछ भी करना है टेम्पररी पर्पस, जैसे कि कैंप, आर्मी का आप कैंप देखते हो, मैरिज हॉल, मैरिज जहाँ पे शादियाँ पड़ती हैं आपके छतों पे, ये सब एक तरीके से आपका क्लीट वायरिंग सिस्टम है। जहाँ पे टेम्पररी आप जो भी 2 सेकेंड के लिए काम यूज़ कर लो, 5 मिनट के लिए यूज़ हो, वहाँ पे आपका जो है टेम्पररी हो जाता है। वुड एंड केसिंग कैपिंग का यूज़ आपका पूछा जाएगा, तो वुड केसिंग कैपिंग, इसका यूज़ ज़्यादातर हम कमर्शियल और रेसिडेंटल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, कमर्शियल एंड रेसिडेंटल के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो है आपका TRS वायरिंग भी जो होता है आपका, TRS वायरिंग बेसिकली यूज़ होता है आपका। TRS, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, TRS का फुल फॉर्म होता है टफनेस रबड़ सीटेड वायरिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा, नए टाइप के जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे काफ़ी चांसेस होगा कि TRS वायरिंग का आपको यहाँ पे नाम पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे मैं यहाँ पे इसको हाईलाइटेड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, TRS टफनेस रबड़ सीटेड वायरिंग, तो इसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, काफ़ी अच्छे से देखिएगा। और इसी तरीके से जो है CTS भी इसको कभी कभी बोला जाता है ना, केप टायर सीटेड। तो ऑप्शन में मैंने इसीलिए इस टाइप के नाम को भी रखा है ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको भी रखा हुआ है भाई, TRS या फिर CTS। तो आपका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, TRS वायरिंग हुआ या फिर CTS वायरिंग, इनका भी यूज कमर्शियल और रेसिडेंटल के लिए ही हम लोग यूज करते हैं आपका। और इसी तरीके से हम बात करते हैं, और लेड सीटेड वायरिंग का तो मैंने बता दिया आपका कि ज़्यादातर ये इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, और सर्विस मेंस के लिए भी कभी कभी हम लोग इसको यूज कर देते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, सर्विस मेंस के लिए, सर्विस मेंस के लिए भी यूज होता है आपका।
और लास्ट में आपका बचता है कंड्यूट वायरिंग, ठीक है, क्लीट वायरिंग हो गया या कंड्यूटेड सीटेड, ठीक है। कंड्यूट वायरिंग जो होता है नॉर्मली आप इसका यूज जो है वर्कशॉप टाइप वो किया जाता है आपका, ठीक है, वर्कशॉप में और रेसिडेंटल कमर्शियल में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ इसका वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेगा। क्लीट वायरिंग मैंने बता दिया कि टेम्प्रेरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ना। सीटीएस और टीआरएस जो वायरिंग है मैंने बता दिया कि कमर्शियल और रेसिडेंटल के लिए यूज़ होगा। और लेट सीटेड वायरिंग सिस्टम आपका सर्विस मेंस के लिए और आपका इंडस्ट्री के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका वुडन सीटेड टाइप की जो वायरिंग है ये आपका ज़्यादातर यूज नॉर्मल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज जो होता है आपका वुड से सीटेड वायरिंग सिस्टम ये ज़्यादातर कमर्शियल और रेसिडेंटल के लिए यूज होता है ना, ये आप देख लो। तो लगभग सभी की वायरिंग का मैंने यहाँ पे यूजेज आपको बता दिया हुआ है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे यहाँ से, ठीक है। आई थिंक यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बेसिक सिविल और मैकेनिकल का आपका एक बुक होगा आपका डिप्लोमा में, वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्रेंड कि मैंने धीरे धीरे आपको बताया हुआ है कि सीरीज में सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो सोलर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, चाहे जो भी हो, धीरे धीरे आपको इस सीरीज में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं आपको भी एक आइडिया पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से टेक डाउन किया जा सकता है आपका, ठीक है। तो लगभग सारे सेमेस्टर में जितने भी एग्जाम होते हैं और डिप्लोमा में जितने सिलेबस हैं आपके, ठीक है, तो सभी से क्वेश्चन कोशिश है कि सभी को उठाया जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं फिजिक्स को और केमिस्ट्री को और मैथ को थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि होल्ड पे रखने का रीज़न क्या है कि थोड़ा सा अभी मैं इसका सिलेबस देख रहा हूँ कितना है, ठीक है। अभी मान लो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराना ज़्यादा ही सही होता है। मान लो अभी और डिप्लोमा का सिलेबस है और मैं हायर स्टैंडर्ड का करा के कोई मतलब भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उस एग्जाम में आपको उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो आपको कोई उतना बेनिफिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड लेवल को रखा जाता है आपका, लो टू मॉडरेट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सिविल मैकेनिकल से क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। पास्कल जो लॉ है इज एसोसिएट विथ, पास्कल लॉ जो है किस चीज से एसोसिएट करता है, तो ये जो होता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज से आपका एसोसिएट करता है। पास्कल जो लॉ होता है ना दो मेटल के बीच, ठीक है, नहीं दो इलेक्ट्रोड के बीच, ये आपका दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच जो आर्क जनरेट होता है ना, इनके बीच जो आपका आर्क जनरेट होगा उसके लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा उसे हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच, ये आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड फर्स्ट है और ये आपका इलेक्ट्रोड सेकेंड है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच अगर हमें आर्क को जनरेट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितने रिक्वायर्ड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और पास्कल लॉ में यही चीज़ बोला गया है। इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बराबर आप देखिएगा, तो अगर हो सकता है मे बी चांसेस हो कि फार्मूला अगर पूछ ले तो आप थोड़ा सा माइंड में बस रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ ले रहा है आपका, मतलब ऑप्शन में दे देगा। तो इसीलिए मैं कोशिश यही है कि आपको जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग एक आइडिया आपको ज़रूर फ्रेम कम से कम दिया जाए ताकि आपको एक क्लियर हो। आपका 293 इंटू PD/760 T, ये सब डिप्लोमा के सेमेस्टर से है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो लोगों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो आप लोग रिसेंटली कोई भी पेपर देखिएगा यूपीपीसीएल आरबीएनएल के, और जितने भी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं आप देखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से टेक डाउन किया जा रहा है आपका, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐड हो चुकी हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका पी जो है आपका यहाँ पे प्रेशर है भाई, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है आपका प्रेशर है और इसको नॉर्मली टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आपका, ठीक है। और टी जो है इजिली आपको पता है कि ये क्या है आपका टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है। और यहाँ पे जो है डी क्या है आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये आपका क्या है आपका एक तरीके से ये डिस्टेंस है
सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पास्कल लॉ जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज के रिक्वायरमेंट का एसोसिएट करता है मीन्स इक्वेशन पे, ठीक है। तो आपको नॉर्मली इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे भाई, और थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन को भी आप ध्यान दीजिएगा, मे भी चांसेस है कि आपको इक्वेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर है ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा आपका, ठीक है, मोर देन मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट जो करंट ट्रांसफार्मर है ये आपका यूजली सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हमें अगर हम बात करते हैं कोर टाइप और सेल टाइप की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे, और सेकेंड में हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है इसलिए आपका कुछ इस तरीके से होता है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और आपका जो है सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर है कुछ इस तरीके से आपका होता है। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर गलत हो गया, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दूसरा जो है हम लोगों ने सेल टाइप ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो होता है आपका एक योक, जो योग की संख्या होती है वो आपका कितना होता है, एक होता है। मतलब ये पूरा का पूरा योग है, ठीक है, जिसे सराउंडिंग किया जाता है या प्रोटेक्शन एक तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर में योग आपका कितना है, एक है, ठीक है। और लिम्ब की संख्या कितना होता है आपका इसमें, दो, ठीक है। ये पहला लिम्ब है और ये आपका दूसरा लिम्ब है, ठीक है, L1 और ये आपका L2, दो लिम्ब है आपके, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। और चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। दो लिम्ब हो गया आई थिंक, ठीक है। ये आपका पहला लिम्ब हुआ आपका को, थोड़ा सा इसमें वाइंडिंग को भी रिप्रेजेंट कर दिया जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में आपका थोड़ा सा फिगर देख लीजिएगा, इधर उधर होगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर मेरा हो सकता है इधर उधर हो, फिगर की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दूंगा मैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। योग आपका कितना है यहाँ पे 1 है, और लिम्स कितने हैं आपके पास 2 हैं, ठीक है। पहला लिम्स मैंने बता दिया आपका, ये पहला लिम्स है और ये आपका दूसरा लिम्स है। इसी तरीके से यहाँ पे योग की संख्या कितनी होगी सेल टाइप में, तो यहाँ पे जो योग की संख्या होगी आपका देखो ये पहला योग है, ठीक है, ये आपका पहला योग है, और ये आपका क्या है, दूसरा योग है, यानी टोटल योग की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके लिम्स की संख्या अगर हम बात करें तो लिम्स की संख्या ये आपका 1, ये 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो लिम्स की संख्या कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अगर हम कोर टाइप की अगर हम बात करते हैं वनली, तो यहाँ पे जो होता है आपका इसमें जो होता है आपका जो जो लिम्ब है ना, इसमें अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग देखा कि योग 1 होता है, लिम्स आपके कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं, ठीक है। और इसमें जो लिम्स होते हैं ये आपके सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के होते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के होते हैं, और इसमें जो है लीकेज जो फ्लक्स होता है, इसमें आपका लीकेज जो फ्लक्स होता है वो आपका ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। जब लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है ना, यहाँ पे आप जब भी फ्लक्स होगा तो यहाँ पे यहाँ से भी फ्लक्स अपना रास्ता कंप्लीट करता है, यहाँ से भी करता है, ठीक है। और आपका कोर से तो जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या है, लीकेज फ्लक्स यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि सभी के सभी जो फ्लक्स है ना वो यहाँ पे भी लीकेज फ्लक्स होता है, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इजिली एयर गैप काफ़ी कम होता है ना, जिसकी वजह से रिलक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। फाई बराबर MMF अपन रिलक्टेंस,
रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स इजीली आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेल टाइप में ज़्यादा जो फ्लक्स है यहाँ पे जो होता है आपका, जो लीकेज फ्लक्स यहाँ पे होता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ के जो पावर ट्रांसफ़र की जो कैपेबिलिटी होती है ये आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिम्स है ना, यहाँ पे जो आउटर लिम्स हैं और मिडिल लिम्स हैं ये आपके डिफरेंस एरिया के होते हैं। मीन्स यहाँ पे लिख लीजिएगा डिफरेंट एरिया। मीन्स अगर हम बात करें कोर टाइप में तो यहाँ पे जो लिम्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम होता है, लेकिन अगर हम सेल टाइप में बात करें तो यहाँ पे जो लिम्स के जो एरिया होता है वो आपका अलग होता है। देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन 100% श्योर है किसी न किसी एग्जाम में आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर से रिलेशन मतलब कंपेरिजन करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे वो मेरी मुंह से निकली हुई आवाज़ या मैंने जो बोर्ड पे लिख दिया है, सब एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होता है। बस इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ फालतू नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए मैं लिखाता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा मेरे सीरीज़ में, ठीक है। 40 मिनट का अगर ये सीरीज़ है या 50 मिनट का जो भी है, वो उसमें कोशिश यही रहता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बात किया जाए आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखिएगा नेक्स्ट अगला जो है आपका कॉपर रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जो कॉपर, जो वाइंडिंग के लिए जो हम लोग कॉपर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है ना वाइंडिंग के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यही बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे कम होती है आपका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके जो लिम्स हैं आपके दो हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दोनों जगह वाइंडिंग अलग अलग चाहिए हमें, तो कॉपर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप देख रहे हो ना सेम ही है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे अलग ज़रूरत है, यहाँ पे अलग। और यहाँ पे क्या है कि मिडिल में ही होता है आपका, तो आधे पार्ट में इधर कर दो प्राइमरी का और आधे पार्ट में सेकेंडरी का कर दो, इसलिए यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल की हम बात करें तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है आपका, और यही ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से चांसेस रहते हैं आपका, ठीक है। इंसुलेटिंग, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें जो होता है कम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसमें जो है लिम्स आपके दो ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा वो कम यूज़ होगा, और इसमें जो होगा वो आपका ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इसमें लिम्स दो है ना, इसलिए इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो है ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो है हाई वोल्टेज के लिए ज़्यादातर सूटेबल होता है, और ये आपका लो वोल्टेज के लिए ज़्यादातर सूटेबल होता है आपका। तो लास्ट यही इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। हाई वोल्टेज यहाँ पे जो है आपका हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, और ये आपका जो है आपका लो वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब हाई वोल्टेज आप पावर ट्रांसमिट करोगे तो यहाँ पे जो एक तरीके से हम वोल्टेज क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये लिख लीजिएगा, इसको कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और यहाँ पे देखो लो वोल्टेज है, मीन्स लो वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, हाई करंट होगा। अब हाई करंट का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। तो ये चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से आप यहाँ पे देख लीजिएगा V2/V1/I1/I2, और ये होता है आपका N2/N1, ये आपका इस इक्वेशन से आप देखिएगा ना। तो जो हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो ये आपका जो है इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है
कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका लो वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो लो वोल्टेज का मतलब कि हाई करंट हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। जब लो वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, हाई करंट, तो इसलिए ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है। तो यही चीज़ पूछा गया था, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर के लिए हम यहाँ पे सेल टाइप का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे कि ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने मिटाना स्टार्ट कर दिया है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइटेड करना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें ना, तो ये कॉपर रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग याद रखिएगा, और इंसुलेटिंग मटेरियल, और बाकी ये मैंने आपको बताया, ये 3 वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये 3 जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें ऊपर वाली तो क्लियर कर लेंगे आप, उसमें ज़्यादातर इशू नहीं आएगा, लेकिन ये बाकी जो मैंने बताया इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इफ वन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कॉइल ammeter is broken then on being connected it will read, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास जो है पीएमसी टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग खासकर एमीटर हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट कोई कॉइल है जिसका हम लोगों ने एमीटर यूज़ किया है, और ये बोल रहा है कि अगर कंट्रोल स्प्रिंग ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, तो वो क्या मतलब रीड क्या करेगा, जीरो करेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो पीएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हमें पता है कि डीसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए डीसी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका यूनिफॉर्म स्केल होता है, ये हमें सबको पता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है आपका। हाई टार्क टू वेट रेशियो होता है, सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होता है, इसका कॉस्ट काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में आपका ये एसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बस यही इसका डिसएडवांटेज है, लगभग इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ना कि पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का आप फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। फिगर आप देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे आपका ये कोर होता है, और यहाँ पे मूविंग कॉइल यहाँ पे होता है, और इसी में स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग, और यहीं से आपका पॉइंटर होता है, ठीक है। तो बस आप फिगर गूगल से भी देख लीजिएगा या फिर आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। तो बस यही बताना था। यहाँ पे मूविंग कॉइल होता है, ठीक है, ये आपका मूविंग कॉइल होता है, और यही में आपका होता है कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग होता है आपका। तो फिगर जो है आप अपने बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि इन सबों के फिगर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अब ढंग से फिगर बनाना आप गूगल पे देख लीजिएगा, रंगीन फिगर मिल जाएगा, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली बस यही फिगर होता है आपका, ठीक है। तो इसमें पीएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो करंट पास थ्रू द कंट्रोल स्प्रिंग टू द मूविंग कॉइल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मूविंग कॉइल में जो करंट जाती है ना, वो कंट्रोल स्प्रिंग के थ्रू ही जाती है आपका, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर आपका कंट्रोल स्प्रिंग अगर टूट गया है या फिर तोड़ दिया, जिसकी वजह से करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से करंट इंटरप्ट हो जाएगा, तो मूविंग कॉइल में कोई करंट आपका नहीं फ्लो होगा, ठीक है। मूविंग कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपका खुद का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं सेटअप होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आपका मान, तो सिंपली अगर वर्किंग हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो है आपका जो नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल, ठीक है, आपका ये फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। अगर इसमें आप कोई कॉइल लगा रहे हो, ठीक है, कोई कॉइल है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसका खुद का फ्लक्स होगा, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ का ये फ्लक्स और ये फ्लो एक तरीके से अपोजिंग टार्क पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपका जो मूविंग पॉइंट होगा इजिली क्या हो जाएगा, मूव कर देगा। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका एक तरीके से काम करता है, मतलब डीसी मोटर हमने जो डीसी मोटर होता है ना उसी की वर्किंग समझ सकते हो, ठीक है। डीसी मोटर की जैसे वर्किंग होती है सेम उसी तरीके से होता है। तो इसमें जो करंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, PMC meter the current passes through control spring to the moving coil।
ठीक है। तो बीएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो करंट पास होता है भाई, वो कंट्रोल स्प्रिंग के थ्रू हमारा मूविंग कॉइल में जाता है आपका। ठीक है, अगर ये इंटरप्ट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, फ्लक्स बनेगा ही नहीं, तो अपोजिंग टार्क भी लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या रीड करेगा आपका, 0 रीड करेगा आपका। ठीक है, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में देखो परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड जो एरर होता है वो आपका नहीं होता है। स्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर जो एक तरीके का ऐसा एरर है जो आपका जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, वो काफ़ी कम होने की वजह से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट जो है डिफ्लेक्शन नहीं दे पाते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भाई परमानेंट मैग्नेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फ्लक्स होता है आपका। ठीक है, जैसे मूविंग आयरन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो होता है आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर आता है आपका, क्योंकि वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है, एयर गैप भी वहाँ पे होता है आपका। ठीक है, और वहाँ के जो स्ट्रेंथ है कम हो जाती है, जिसके वजह से जो एक्यूरेट रीडिंग देना चाहिए वो नहीं दे पाता है आपका, क्योंकि उतना अपोजिंग टार्क भी नहीं लग पाता है ना, फ्लक्स कम होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपका डीसी के लिए यूज होता है, और जो आपका इंडक्शन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका एसी के लिए यूज होता है। बाकी आप जितना भी देख रहे हो ना, लगभग सब एसी और डीसी दोनों के लिए यूज होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन आपके उठ के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रेशर कॉइल होता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का, वो क्या होता है आपका। तो जो प्रेशर कॉइल होता है आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इंडक्टिव होता है आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है आपका, हाईली इंडक्टिव होता है। और हाईली रेजिस्टिव कब होगा, वो वाट मीटर के केस में होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, वाट मीटर के केस में होगा। तो यहाँ पे देखो जो आपका एनर्जी मीटर है, मैंने इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन अभी कराया हुआ था। ठीक है, फिगर आपको याद होगा, यहाँ पे शंट मैग्नेट था आपका, सीरीज मैग्नेट था। शंट मैग्नेट जो होता है वो आपका सप्लाई, शंट मैग्नेट या वोल्टेज कॉइल बोलते हैं, और इसको सीरीज मैग्नेट या करंट कॉइल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका सप्लाई के साइड में कनेक्ट होता था, और ये आपके लोड के साइड में कनेक्ट होता था। ठीक है, इसी सीरीज में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कराया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आपका यही एनर्जी मीटर होता है, और इसमें जो आपका जो प्रेशर कॉइल होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है। ठीक है, ये ही पोटेंशियल कॉइल होता है या प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है, तो नंबर ऑफ टर्न यल बराबर क्या होता है, यानी स्क्वायर अपान रिलक्टेंस होता है ना। तो नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा करोगे तो यल क्या होगा, यल ज़्यादा होगा, जिसके वजह से इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सेल भी तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि एक्सेल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू यल होगा। तो अगर यल बढ़ेगा तो एक्सेल भी बढ़ेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है, हाईली इंडक्टिव होता है। ठीक है, फिगर देखो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिगर वर्ड में बहुत टाइम जाता है आपका। ठीक है, 5 मिनट का फिगर ही बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट आप क्या सीखोगे, सिंपल ही अगर बात यही देखा जाए तो। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिएगा, ये शंट मैग्नेट है, फिगर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ से मैं आपको ये याद रखना है कि ये आपका पोटेंशियल कॉइल है और ये हमारा करंट कॉइल है। ठीक है, कभी कभी इसे शंट मैग्नेट भी बोलते हैं, और इसे हम लोग सीरीज मैग्नेट बोलते हैं। और इसमें मैंने क्वेश्चन बताया भी था आपको कि ये सप्लाई होती है आपकी। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी सप्लाई होती है, सप्लाई के साथ ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग दे लीजिएगा। ठीक है, अब ये सब मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ उतना। और ये आपका लोड होता है आपका। ठीक है, LOAD लोड होता है, इसके साथ ये सीरीज में कनेक्ट होता है आपका। तो देखो क्वेश्चन मैंने जो है ये आपका लिख लीजिएगा, जो है मैंने यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अभी देखो इंडक्शन ये वाट मीटर के केस में जाइएगा, वहाँ पे आप फिगर देखिएगा, तो वहाँ पे कम नंबर ऑफ टर्न होता है आपका। ठीक है, जिसकी वजह से वो हाईली रेजिस्टिव होता है आपका, क्योंकि R बराबर रो एल बाई ए से वहाँ का जो नंबर ऑफ टर्म कम होता है, और एरिया जो होता है वो आपका एरिया जो होता है आपका ज़्यादा रखता है, नंबर ऑफ टर्म कम। ठीक है, हाईली रेजिस्टिव होता है आपका वहाँ पे। फिगर उसका आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वाट मीटर का एक बार फिगर देख लीजिएगा गूगल पे करके या फिर अपने बुक में। तो यहाँ पे इंडक्शन एनर्जी मीटर से क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया किस टाइप से आपका ये आपका हाईली इंडक्टिव होगा आपका। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे मैं वाट मीटर का भी बता ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो हाईली रजिस्टिव होता है वाट मीटर के केस में आपका, फिगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। ये आपका करंट कॉइल होता है, और 2 करंट कॉइल होता है आपका, फिगर थोड़ा सा यार ध्यान दीजिएगा। ये आपका करंट कॉइल होता है और ये भी आपका करंट कॉइल होता है, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल कॉइल होता है, ठीक है, पोटेंशियल कॉइल होता है ये आपका। और यहीं पे पोटेंशियल कॉइल में हाई रजिस्टिव आपका यूज़ किया जाता है इंडक्टेंस को कम से कम करने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा लैगिंग ना हो, एक तरीके से एंगल भी आपका जो है अच्छा मिले, और टार्क भी आपका डिफ्लेक्शन टार्क भी अच्छा हो, ठीक है। तो ये आपका वाट मीटर का केस होता है, यही रजिस्टेंस ऐड करते हैं ना, तो यही आपका होता है हाईली रजिस्टिव वाट मीटर के केस में। और आपका एनर्जी मीटर में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो फिगर बस याद रखिएगा, बाकी आपका कॉन्सेप्ट यही है। और भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो और भी मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन को मैं और भी टेक डाउन करूंगा वाट मीटर से, एनर्जी मीटर से, और अलग अलग चीज़ों आपको जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपको एनर्जी मीटर के लिए मैंने फिगर बता दिया, प्रेशर कॉइल नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। वाट मीटर के केस में जो होता है पोटेंशियल करंट कॉइल आपका होता है, पोटेंशियल कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है यहाँ पे भी, ठीक है। कुछ इस तरीके की इसकी सर्किट होती है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा इस तरीके से सर्किट नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे इंडक्टेंस को कम करने के लिए बस यहाँ पे रजिस्टिव यूज़ कर लेते हैं, हाई रजिस्टेंस, जैसे इसी की वजह से जो होता है इसे हम लोग हाईली रजिस्टिव बोलते हैं आपका, ठीक है। पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करने के लिए, और क्या बोलते हैं आपका फेज मतलब पावर जो है VI cos फाई होता है आपका, तो यहाँ पे फेज एंगल कम होगा तो पावर भी अच्छा मेजर होगा, ठीक है। तो बस इसी के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, सुपर पोजिशन जो थ्योरम है कैन बी यूज टू कंप्यूट। सुपर पोजिशन थ्योरम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखो सुपर पोजिशन थ्योरम जो होता है हमारा किसी भी सर्किट में जो है लीनियर हो सर्किट, एक्टिव हो, बाइलेटरल नेटवर्क हो, ठीक है, जिसमें आपके एक्टिव सोर्स हो, रेजिस्टेंस हो, तो हम वहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम में क्या होता है ना कि चाहे तो आपके भाई बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो भाई, ठीक है, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो या बहुत सारे करंट सोर्स हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो किसी एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिव करते हैं और दूसरे सोर्स को डीएक्टिव करके, जैसे मान लो ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये भी आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस में मान लो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है हमें। तो इसमें करंट निकालने के लिए जो है पहले इस वोल्टेज इसको पहले क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को याद रखिएगा शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को क्या करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं। दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और उसके बाद इस ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके द्वारा हम यहाँ पे पहले करंट निकाल लेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन में भाई इसको शॉर्ट कर देंगे, इस वाले वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करके इसमें करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम एक टाइम में या तो करंट भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग जब करंट आ जाएगा तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब करंट आपके पास निकाल ही रहे हो और रेजिस्टेंस दिया ही है तो वोल्टेज भी निकाल सकते हो इजीली। यानी हम यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम से वोल्टेज और करंट क्या कर सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। और इम्पीडेंस बराबर क्या होता है आपका, V/I होता है ना। तो इसी के कॉन्सेप्ट से जो हम बता सकते हैं कि ये जो है हम यहाँ पे इम्पीडेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं आपका AC सर्किट में, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन होता है आपका भाई, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है आप पावर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, पावर मापने के लिए, ठीक है, नॉट बी यूज टू मेजर द पावर, पावर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। और सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो अनबैलेंस ब्रिज सर्किट के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है भाई, ठीक है। रुक जाओ, नॉट मेजर पावर, पावर मेजर नहीं कर सकते हो। फिर आपका अनबैलेंस ब्रिज सर्किट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, नॉट यूज, अनबैलेंस ब्रिज सर्किट के लिए यूज नहीं कर सकते हम लोग। ये तो आपको पता ही होगा कि नॉन लीनियर सर्किट के लिए भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेशन इसी की वजह से आपका, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल गया ना भाई कि वोल्टेज और करंट हम लोग पर्टिकुलर एक टाइम में निकालते हैं। और वोल्टेज सोर्स को याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ऐसे ही यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिव करके किसी भी ब्रांच में करंट निकालते हैं, सेकेंड टाइम में दूसरों को एक्टिव करके उस टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, तो ये इम्पीडेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए आई होप फ्रेंड आज के लिए इतना ही सेशन में रखते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम आपका इंक्रीज़ होगा, कोशिश यही है कि टाइम को और थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। और आपके क्वेश्चन के भी जो है लेवल और धीरे धीरे आपको देखने को अच्छा मिलेगा, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और डिप्लोमा में जितने भी किताबें हैं, जितने भी बुकें हैं, ठीक है, धीरे धीरे सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस लेवल को मेंटेन रखिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। अगर मुझे कोर से भी क्वेश्चन कराना है तो कुछ अलग ही कराऊंगा, ठीक है। ये सब देखो कोर से ही है, सुपर पोजिशन आपको पता है कोर से ही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ अलग कराना है आपको हमको, ठीक है। तो कोर में भी कुछ अलग कराना है, बाकी डिप्लोमा जितने सेमेस्टर उससे भी नए नए क्वेश्चन आपको लाना है, ठीक है। तो वेट करते रहिए, धीरे धीरे आप सीरीज साथ बने रहिए। गैप भी हो सकता है कभी कभार, तो आप उसके लिए घबराइएगा मत, सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।